मैं ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूं कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जी हाँ, ये लाइंस आपने जरूर किसी ना किसी इंडियन बॉलीवुड ड्रामा में देखी होगी, या फिर आपने कोई डेली सिटकॉम्स में जो कोर्ट रूम प्रोसीडिंग से डील करता है उसमें सुनी होगी। ये क्या है? इसे हम कहते हैं ओथ्स। तो आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है, ये यही ओथ्स एंड अफर्मेशन के ऊपर होने वाला है। वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है चिन्मय पांडे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन ओथ्स की हिस्ट्री के साथ। सबसे पहले तो जब हम मुगल एरा की बात करते हैं, तो मुगल एरा जब स्टार्ट हुआ, तो वहां पर जो दिल्ली की सल्तनत में गद्दी पर बैठते थे, वो एक जज की तरह भी एक्ट करते थे। मतलब कि वो जो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट भी सॉल्व किया करते थे। बट यदि उनको ये पता करना है कि जो गवाह उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ है वो सच बोल रहा है, तो वो कैसे क्लियर करेंगे? तो उधर पे उन्होंने एक चीज फिगर आउट करी। इंडिया में लोग ईश्वर से डरते हैं, तो क्यों ना हम उन्हें ईश्वर से ही बाउंड करें। तो इसलिए उन्हें शपथ दिलवाने का चलन स्टार्ट हुआ। मतलब कि वो वहां पर, अगर वो हिंदू है तो गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाते थे कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। यदि वो मुसलमान थे तो वो कुरान के ऊपर कसम खाते थे हाथ रखकर। तो बट आगे चल के जब ब्रिटिश एरा स्टार्ट हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने इस प्रैक्टिस को स्ट्रक डाउन कर दिया। उन्होंने ओथ एक्ट इंट्रोड्यूस किया। देखिए, but this custom was struck down by the British government in 1873 by the introduction of uniform system, that is the Indian Oath Act 1873. बट 1873 में ये ओथ एक्ट आने के बावजूद भी भारत के कुछ अंचलों में ये प्रथा प्रचलित थी तब भी। जैसे कि बॉम्बे हाईकोर्ट 1957 मतलब 1957 तक ऐसे ही गीता या कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खिलवाते थे। फिर उसके बाद इंडिया में आजादी के बाद जो आया वो आया ओथ एक्ट, द ओथ एक्ट ऑफ 1969। बट लॉ कमीशन के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा थी वो ये थी कि यदि कोई नास्तिक है, यदि कोई एथीस्ट है, तो वो ईश्वर के नाम पे शपथ लेकर कैसे सच बोलेगा। इस चीज को एड्रेस करने का इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। बट अगर हम देखें, ओथ एक्ट ऑफ 1969 इस चीज को उस तरीके से एड्रेस नहीं करता है। तो सबसे पहले हम ओथ एक्ट के कुछ रेलेवेंट प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस हैं जो अप्लाई होते हैं यदि आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स में झूठ बोलते हैं शपथ लेने के बाद। और फिर ये देखेंगे कि क्या कोई नास्तिक है, उसके लिए आप हमें बताएंगे कि क्या कोई ऐसा बंदा है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, तो क्या संविधान पे ऊपर हाथ रख के कसम खा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को सेक्शन 3 के साथ। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 कहता है पावर टू एडमिनिस्टर ओथ। मतलब कि सेक्शन 3 कोर्ट्स को इनेबल करता है, कोई भी विटनेस को वो वहां पर ओथ एडमिनिस्टर करा सकते हैं, शपथ एडमिनिस्टर करा सकते हैं। देखिए, द फॉलोइंग कोर्ट्स इन पर्सन shall have power to administer by themselves or subject to the provisions of subsection 2 of section 6 by an officer empowered by them in this behalf, oaths and affirmation in discharge of duties imposed or in exercise of the powers conferred upon them by law, namely all courts and persons having by law or consent of the parties authority to receive evidence. फिर है द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ एनी मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स स्टेशन, ship occupied by armed forces of the Union, provided that the oath or affirmation is administered within the limits of station, without prejudice to the powers conferred by subsection 1 or by under any other law for the time being in force. Any court, judge, or magistrate or person may administer oaths and affirmation for the purpose of affidavits if empowered in this behalf by the High Court in respect of affidavits for the purpose of judicial proceedings or by the state government in respect of other affidavits. तो बेसिकली सेक्शन 3 इनेबल कर रहा है ओथ्स एडमिनिस्टर करने के लिए। तो जब सेक्शन 3 ने इनेबल किया ओथ्स एडमिनिस्टर करने के लिए, वहां पर कोर्ट्स को एम्पावर किया गया कि वो ओथ्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दैट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन एडमिनिस्टर ओथ, या फिर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन एम्पावर एनी अदर पर्सन इन दिस बिहाफ टू एडमिनिस्टर ओथ। इसके अलावा कोई भी कमांडिंग ऑफिसर है आर्म फोर्सेस का, मतलब आपकी नेवी का, आर्मी का या फिर एयरफोर्स का,
वो भी वहां पर ओथ्स को एडमिनिस्टर कर सकता है अपने स्टेशन के आसपास हुए ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में। इसके अलावा एफिडेविट के बारे में आपने पढ़ा होगा। एफिडेविट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शपथ पत्र। हाई कोर्ट्स रूल्स बनाएंगे इस रिस्पेक्ट में कि शपथ पत्र के रिस्पेक्ट में कौन ओथ को एडमिनिस्टर कर सकता है, या फिर यदि हम किसी सरकारी मामला के चलते हुए कोई एफिडेविट प्रस्तुत करते हैं, मतलब कोई शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। चलिए, सेक्शन 3 में हमने देखा कि कौन ओथ्स को एडमिनिस्टर करेगा, और कौन ओथ्स को एडमिनिस्टर कर रहा है, तो वो यदि किसको करवाना है तो वो आपको सेक्शन 4 बताता है। सेक्शन 4 कहता है ओथ्स और अफर्मेशन टू बी मेड बाय विटनेसेस, ज्यूरर्स या फिर इंटरप्रेटर्स। देखिए, all witnesses, that is to say, all person who may lawfully be examined or give or be required to give evidence by or before any court or person having by law or consent of parties authority to examine such persons or to receive evidence। मतलब कि जितने भी विटनेसेस कोर्ट में प्रस्तुत हो रहे हैं जज के समक्ष, उन सबको ओथ एडमिनिस्टर कराई जा सकती है, सेक्शन 4 ने इनेबल किया है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि इंटरप्रिटर्स ऑफ क्वेश्चंस पुट टू एंड एविडेंस गिवन बाय विटनेसेस। इंटरप्रिटर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट करने वाला होता है। सपोज कोई साइन लैंग्वेज में बोल रहा है, अब उसको इंटरप्रेट करने के लिए इंटरप्रेटर्स की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर आप इंटरप्रेटर्स को भी ओथ एडमिनिस्टर करा सकते हैं। किस लिए? कि आप जो भी करेंगे इंटरप्रेट, वो सही से इंटरप्रेट करेंगे। इनके अलावा ज्यूरर्स को भी आप ओथ एडमिनिस्टर करा सकते हैं, ये 1969 के एक्ट ने बोला। बट क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? क्या हर बार ओथ एडमिनिस्टर कराना जरूरी है? तो उसके लिए प्रोवाइजो टू दिस सबसेक्शन डिसाइड्स दैट कि जब कोई चाइल्ड है, देखिए कैसा चाइल्ड, provided that where the witness is a child under 12 years of age and the court or person having authority to examine such witness is of opinion that though the witness understands the duty of speaking the truth, he does not understand the nature of an oath or affirmation। इधर तक देखिए, इस सेंटेंस का ये कहना है प्रोवाइजो के कि यदि कोई बालक है जो 12 साल से कम उम्र का है, अब उसको पता तो है कि उसकी ड्यूटी है सच बोलने की, बट वहां पर यदि उस बालक या बालिका को नहीं पता इस ओथ का मतलब क्या है, वो ओथ की अहमियत को नहीं जानता, तो उस केस में आप ओथ एडमिनिस्टर नहीं कराएंगे, बिकॉज ओथ इज होल्ड सम सैंक्टिटी। ओथ होल्ड सम सैंक्टिटी, और उस सैंक्टिटी को बचाने के लिए उसे कभी ओथ एडमिनिस्टर नहीं कराई जाएगी। फिर उसके बाद बात आती है द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन and the provisions of section 5 shall not apply to such witness, but in such case the absence of an oath or affirmation shall not render inadmissible any evidence given by such witness nor affect the obligation of witness to state truth। तो बेसिकली इस लाइन का कहने का ये तात्पर्य है कि यदि कोई जज, मैजिस्ट्रेट या कोर्ट या कोई पब्लिक सर्वेंट जो ओथ एडमिनिस्टर कराने के लिए सक्षम है, वो ओथ को एडमिनिस्टर कराना भूल जाता है और उसके बाद विटनेस के एविडेंस रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो विल इट अफेक्ट द टेस्टिमनी ऑफ विटनेस? नो। द प्रोवाइजो कैटेगोरिकली प्रोवाइड्स दैट कि जहां पर आपने विटनेस को ओथ नहीं एडमिनिस्टर कराई है, तो उधर पे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी टेस्टिमनी पर। चलिए, अगला प्रोविजन हम देखते हैं, सेक्शन 6। सेक्शन 6 फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस की बात करता है, मतलब कि ओथ किस तरीके से, किस फॉर्म में एडमिनिस्टर कराई जाएगी। तो जो लाइन थी, मैं ईश्वर के नाम पे शपथ लेता हूं कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, तो वही लाइन सेक्शन 6 ने बोला कि आप शेड्यूल में देखिए, अगर कोई विटनेस है तो उसे ये शपथ लेनी है। देखिए, ऑल ओथ्स एंड अफर्मेशन मेड अंडर सेक्शन 4, मतलब कि कोई विटनेस, ज्यूरर और इंटरप्रेटर कोई ओथ ले रहा है, शैल बी एडमिनिस्टर अकॉर्डिंग टू सच वन ऑफ द फॉर्म्स गिवन इन द शेड्यूल। तो शेड्यूल के अंदर वहां पर शपथ का फॉर्म दिया हुआ है, क्या बोलना है उसको शपथ लेते समय। देखिए, आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट वॉट एवर आई शैल स्टेट शैल बी द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड सोलमली अफर्म नथिंग बट द ट्रूथ। मैं ईश्वर के नाम पे शपथ लेता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा, सच कहूंगा,
पूर्ण सच कहूंगा। एंड ये अफर्म करता है वो कि मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। So this is the basic form of the oath which is taken by a witness and administered by the courts or other officer who are empowered in this behalf. तो आई होप आपको कनेक्ट हुआ होगा कि कैसे और किन लॉस के अकॉर्डिंगली एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में ओथ को एडमिनिस्टर कराया जाता है। बट मेरा सवाल है कि क्या कोई प्रावधान है जहां पर आप ओथ लेने के बाद भी झूठ बोले? तो जी हां, इंडियन पिनल कोड अगर हम देखेंगे तो इंडियन पिनल कोड में हम सेक्शन 191 देखेंगे। 191 जो प्रोविजन है वो बताता है गिविंग ऑफ फॉल्स एविडेंस। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजन, whoever is bound by an oath to speak truth or by an express provision of law to speak truth or by any express provision of law to make any declaration with respect to any subject matter, और वहां पे वो झूठ बोलते तो उसे बोला जाएगा उसने फॉल्स एविडेंस दिया है। दिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 191 ऑफ इंडियन पिनल कोड। बट इसका पनिशमेंट क्या होगा? इसके पनिशमेंट के लिए यू हैव टू रेफर सेक्शन 193 ऑफ इंडियन पिनल कोड। वहां पे इस चीज का पनिशमेंट बताया गया है। तो यदि कोई इंडिविजुअल कोर्ट प्रोसीडिंग्स में झूठ बोलता है, फॉल्स एविडेंस देता है एंड वेयर ही इज बाउंड अपॉन एन ओथ टू स्पीक ट्रूथ, तो आपने जब शपथ ले ली है तो यू आर बाउंड टू स्पीक ट्रूथ, तो उस केस में यू विल बी liable to punishment which may extend to 7 years of imprisonment of either discretion। फिर उसके बाद and shall also be liable to fine। आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है, इसके साथ साथ जुर्माना भी होगा। So these are the relevant provisions of Indian Penal Code यदि आप कोर्ट प्रोसीडिंग में झूठ बोलते हैं। फिर जो मेरा सवाल है वो ये है कि यदि कोई नास्तिक व्यक्ति है और वो बोले कि सर मैं ईश्वर में विश्वास ही नहीं रखता हूं, और ईश्वर में यदि मैं विश्वास नहीं रखता हूं तो कैसे मैं ईश्वर के नाम पे शपथ लेके सच बोलने की बात कहूंगा? तो उधर पे यदि वो बोले कि मेरे को संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाने के लिए बोला जाए कि मैं संविधान के ऊपर हाथ रख के बोलता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, या फिर मैं संविधान के नाम की शपथ लेता हूं कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, तो उस केस में क्या आप उसको अलाउ कर सकते हैं? तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, बिफोर एंडिंग आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि यदि आप जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट है और जज बनने का सपना देख रहे हैं, देन जुडिशरी गोल्ड इज फॉर यू। वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस। हम ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस लेते हैं जिसमें पूरी आपकी जर्नी तय की जाएगी जुडिशियल ऑफिसर बनने तक की। अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और रेगुलरली रियल टाइम में क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकते, देन देयर इज अनदर बैच फॉर यू गाइस व्हिच इज अ सेल्फ पेस्ड बैच। दिस इज JG1। इधर पे आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली अपना स्केड्यूल सेट करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं, आंसर राइटिंग टेस्ट होते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट टेस्ट होते हैं, एज वेल एज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टेस्ट भी होते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो आई होप इफ यू एंजॉयड दिस डिस्कशन और आप भी जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, तो डू ज्वाइन आवर बैच एंड डू सब्सक्राइब टू जुडिशरी गोल्ड एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।